अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर-आफ़ियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज़ हक। दोस्तों, फ्राइडे की रात है और आज हम नॉर्मली किसी और टॉपिक पर बात किया करते हैं, मगर प्रोग्राम्स स्विच होने की वजह से आज क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो हमने रखा है। और आज क्वेश्चन आंसर सेशन की ये करीबन 29th एपिसोड है, 27 अक्टूबर को। और जिन लोगों ने पिछली एपिसोड्स वगैरह नहीं देखे हुए, वो ज़रूर उसको विज़िट कर लिया करें। एक वीक में हमारी 2 स्ट्रीम्स चल रही हैं आजकल, वेडनेसडे को, फ्राइडे को। तो मीनवाइल जब लोगों के पास टाइम हो तो पिछली स्ट्रीम्स ज़रूर विज़िट किया करें। उससे ये होता है कि कई ऐसे सवालात या कई ऐसे एतराज़ात होते हैं जिनके पहले जवाबात हो चुके होते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरी फ़ायदा जो होता है उससे ये होता है कि आपको पता चलेगा कि हम लोग किस तरह ग्रेजुअली अ, इस वॉर के अंदर, जो एक 5th जनरेशन वॉर है, सोशल मीडिया की, प्रोपेगेंडा की, नैरेटिव की वॉर है, आइडियोलॉजी की वॉर ऑफ वर्ड्स है। तो इसके अंदर हम ग्रेजुअली कैसे इवॉल्व हुए हैं और किस तरीके से जो है वो हम टैकल करते आ रहे हैं। तो ये 2 फायदे आपको समझ आ जाएँगे। एक तो जैसे कोई एतराज़ात पहले हो गए हैं डिस्कस, तो उनका पता चल जाएगा और आपको ये पता चलेगा कि लोग किस तरीके से यहाँ पर बात करते रहे हैं और क्या मामलात रहे हैं और हमें किन चीज़ों को फेस करना पड़ा, सामना करना पड़ा। जो लोग नीचे आ चुके हैं जी, आपको बड़ा प्यार भरा मैं देख रहा हूँ, बड़ी पपियाँ और जफ्फियाँ दी जा रही हैं, तो सबको मेरा प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम जी, मेरी तरफ से, पपी और जप्पी के साथ। दुआओं में याद रखा करें, अभी से कह रहा हूँ। अच्छा, एक तो ये चीज़। दूसरी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होने जा रही है आने वाले कुछ 2 दिनों के अंदर। शायद कल हो जाए, मगर चूंकि आगे वीकेंड है, सैटरडे संडे की बेस पर, तो वो डेवलपमेंट्स जो हैं वो किस करवट बैठेंगी, ये 2 दिन के अंदर वो प्रेशर टैक्टिक्स और वो प्रेशर गेम जो मिडल ईस्ट के अंदर चल रहा है, ये वोट्स के ऊपर फैसला करेंगे। अब मिसाल के तौर पर एक रेजोल्यूशन जो है वो पास सामने रखी गई है पैलेस्टीनियन एम्बेसडर की तरफ से, जो कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर है। और पहले भी वो रेजोल्यूशन रखने की बात की गई और अमेरिका जो है वो वीटो करता है और उसके बाद पूरी की पूरी चीजें रोल बैक हो जाती हैं। अब सवाल इसके कि वो अपनी वीटो पावर का ऐसी जगह पर इस्तेमाल कर रहा है जहां उसके आका हम्म, का उसको इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा, या जहां उनको मौका नहीं दिया जा रहा, लाइसेंस टू किल द सिविलियंस, लाइसेंस टू किल चिल्ड्रन, लाइसेंस टू किल इनोसेंट विमेन, लाइसेंस टू बम्बार्ड द हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स। वो टेरिटरीज जिनका जंग के साथ दूर दूर का कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसराइल को मौका दिया जाए कि जब जहां जिस वक्त चाहे बम्बार्डमेंट कर सकें। किस चीज के नाम पर? सेल्फ डिफेंस के नाम पर। भाई, जो टारगेटेड एरिया है वहां तुम करने की वो कुछ कर रहे हो और मार तुम रहे हो, वेस्ट बैंक के अंदर भी और लेबनान के बॉर्डर के ऊपर भी और दूसरी जगह पे बॉर्डर। खैर, बहरहाल आपको ये जानना है कि आज की सिटिंग के बाद बड़ी गर्मा गर्मी रही यूएन के अंदर, और आने वाला जो मंडे है वो एक नया सूरज लेकर तुलू होगा इन बोथ वेज। कि अगर सीज फायर होता है उस वक्त भी टेबल टॉक किस तौर पर की जाएगी, और अगर सीज फायर नहीं होता और इसराइल अपने उस प्लान को परसू करता है या इनिशिएट करता है, यानी कि ग्राउंड इन्वेजन, ग्राउंड मार्च ट्रूप्स का किया जाता है, ऐसी सूरत में क्या होगा। आपकी स्क्रीन के ऊपर अल जजीरा का आर्टिकल है जो आपको रीसेंट अपडेट दे रहा है, लाइव अपडेट्स मिल रही हैं 27 अक्टूबर की भी। इसराइल हमास वॉर लाइव, इसराइल हमास सीज फायर टॉक्स एट एडवांस्ड स्टेज। तो इस वक्त जो है वो टॉक्स चल रही हैं एडवांस स्टेज के ऊपर,
इसराइल का कंसर्न ये है कि जनाब जो रेजोल्यूशन पास की गई है उसमें हमें तो चुप कराने की बात की जा रही है, मगर हमास को पर्टिकुलरली नहीं कहा जा रहा कि उसका रिएक्शन या उसका बिहेवियर या उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी। इस बारे में कोई क्रिस्टल क्लियर प्लान नहीं सामने आया। ऑब्वियसली जो पैलेस्टीनियन एम्बेसडर है वो हमास का एम्बेसडर तो नहीं है, वो पैलेस्टाइन का है। यूनाइटेड नेशंस में जो बड़ी बड़ी नेशंस प्रेशराइज कर रही हैं इसराइल के इस अटैक को, वो ऑब्वियसली ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर कर रही हैं। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस का मतलब यह है कि सिविलियंस कैसे मर रहे हैं, क्यों अटैक करना पड़ रहा है आपको सिविलियंस के ऊपर। सो एनी जस्टिस, एनी बेसिस कोई भी नहीं है। तो इंटरनेशनल वॉर क्राइम्स को जो कमिट किया जा रहा है उस बेस के ऊपर ये सारी बहस चल रही है इस वक्त। ये सनातनी देख लें जी, आपकी दीदी भी शामिल है इसमें, ये देखें गौर करके, ये ठीक है जी, ये दीदी आपकी शामिल है, प्रियंका शंकर, ठीक है। तो इसलिए ये ना कहिएगा को बायस्ड। तो अल जजीरा सोर्सेज से नेगोशिएशंस मीडिएटेड बाय कतर on a ceasefire and prisoner exchange deal between Israel and Hamas are progressing and at an advanced stage. तो हमास और इसराइल के दरमियान जो हॉस्टेजेस हैं, जो प्रिजनर्स हैं, वॉर प्रिजनर्स ऑब्वियसली उनको कहा जाएगा क्योंकि एट वॉर है, उनके ऊपर बात चल रही है। मगर मसला ये पड़ गया है कि जो एड बॉर्डर के ऊपर मौजूद है, चाहे इजिप्ट के बॉर्डर पर है, लेबनान के बॉर्डर पर है, जॉर्डन के बॉर्डर पर है, तुर्की से गई हुई, इवन पाकिस्तान से गई हुई, मिडल ईस्ट से गई हुई, या पूरी दुनिया में कहीं से आई हुई जो एड्स मौजूद हैं, जो कि सिविलियंस की हैं, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स हैं, उन बेसिस पे उनमें से गिनती के कुछ लोगों को वहां पर भेजा जा रहा है। गिनती के कुछ ट्रक्स जो हैं उनको पास होने दिया जा रहा है अपनी पसंद की चीजों के। अब इससे यह समझ आ सकती है कि जिन लोगों के कंट्रोल में वो एरिया है, ऑब्वियसली वो टारगेटेड एरियाज में अपने पसंदीदा लोगों को वो सप्लाई पहुंचा रहे हैं। दिस इज द सो ऑब्वियस थिंग, ओपन सीक्रेट। आपको पता है जब किसी एरिया पे कैटास्ट्रॉफी होती है या किसी एरिया के अंदर इमरजेंसी जो है वो एक्टिव हो जाती है सिचुएशन, तो ऐसी सूरत में जो लोकल इनके प्लांटेड लोग होते हैं, इवन अरब्स के अंदर हों और इवन इनके हायर्ड पैलेस्टीनियन हों, इवन वो तो जो प्रो इसराइली नारे मार रहे हैं, बिके हैं कैसे भी, ठीक है, हमास के खिलाफ यूज हो रहे हैं या सिविलियंस के खिलाफ यूज हो रहे हैं, वो कहीं से भी इंजेक्ट किए जा रहे हैं, कोई भी आंसर हो, एलिमेंट्स हो, तो ऑब्वियसली इसराइल के कंट्रोल में है वो ट्रक्स, वो बॉर्डर्स, तो इसराइल उनको डायरेक्ट करेगा कि ये कंटेनर्स किस जगह पर जाकर रुकने चाहिए। अब या तो ये पता चले कि जब वो एड्स आगे जा रही हैं तो जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको अलाउ किया जाए कि वो कवर कर सके कि ये ट्रक्स डिजर्विंग लोगों तक, नीडी लोगों तक, डैमेज्ड एरिया तक जा पा रहे हैं या नहीं पा जा रहे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जानना। तो इसीलिए चाहिए इसको कि ट्रांसपेरेंट मीडिया कवरेज हो लाइव गजा के बॉर्डर पर, कि जब वो एड जो है वो कॉन्वॉयज एंटर होते हैं उस बॉर्डर से, तो इंटरनेशनल मीडिया लाइव दिखाए कि वो डिजर्विंग लोगों तक जा रहे हैं, ना कि उन एलिमेंट्स तक जा रहे हैं जो कि खुद फलस्तीनियों को मारने के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये चीजें आपने देखी, इसके हवाले से भी बात की जा सकती है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो ये है, जो इस वीकेंड के ऊपर एक बड़ी टेबल टॉक में प्रेशर क्रिएट कर सकती है, जिनका मैं जिक्र करना चाह रहा था, वो है सीरिया की, लेबनान की धमकी। ठीक है, लोकली ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। ये आपके सामने द न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल है, 24 मिनट्स अगो इसको अपडेट किया गया है। Israel Hamas war, US retaliates against Iran in Syria, trying to ward off more attacks. तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस वक्त जो एक्सटर्नल प्लेयर्स हैं रीजन में, जो किसी तरह का इंटरेस्ट ले सकते हैं, उन लोगों को पुश बैक करने के लिए, वार्ड ऑफ करने के लिए, तो वो बीच में कूद रहा है।
और वो ये कह रहा है कि अगर ईरान ने सीरिया की सरजमीन को या लेबनान की सरजमीन को या इवन इजिप्ट की सरजमीन को इस्तेमाल किया तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि जनाब फिर हमें अंदर उतरना पड़ेगा, ये मामला करना पड़ेगा। अब मसला ये है कि जो यूएन की जनरल असेंबली है वो सीज फायर की कॉल देने जा रही है, मोस्ट प्रोबेबली इस पर वोट आएंगे। अब ये याद रखना चाहिए कि ये प्रेशर सीरिया के बॉर्डर से, लेबनान के बॉर्डर से क्रिएट करना पैलेस्टीनियंस के लिए या पर्टिकुलरली हमास के लिए बहुत जरूरी है। टेक्निकली स्पीकिंग वो इसलिए जरूरी है कि अगर बॉर्डर के ऊपर से ये प्रेशर नहीं होगा तो इसराइल अपनी शर्तों के ऊपर सीज फायर करने के लिए तो राजी हो सकता है, मगर पैलेस्टीनियंस के हक के लिए उसको बैकफुट पर नहीं भेजा जा सकता। सो इट्स अ वॉर स्ट्रेटेजी। ये प्रेशर क्रिएट होना चाहिए ईरान की तरफ से, सीरिया के बॉर्डर से या लेबनान के बॉर्डर से, इवन इजिप्ट के बॉर्डर से इस प्रेशर को क्रिएट करना चाहिए ताकि हम अपने हकूक यानी पैलेस्टीनियन सिविलियंस के जो राइट्स हैं उनको भी टेबल पर रख सकें। मसलन ये तो कहा जा रहा है कि हमास को सीज फायर करवाया जाए, वेरी गुड, अच्छी बात है, वेरी गुड, होना चाहिए, मगर इसराइल को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो सेल्फ डिफेंस के नाम के ऊपर किसी हॉस्पिटल के ऊपर या यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज पर या किसी स्कूल के ऊपर बम्बार्डमेंट कर सके या सिविलियन एरियाज को टारगेट कर सके। नो वे, वो भी नहीं होना चाहिए। तो सीज फायर तो इसराइल की तरफ से भी होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो एड रुकी हुई है उस बॉर्डर को खोल देना चाहिए। तो ये वो सारी शर्तें हैं। एंड सेकंड ये चीज है कि सीज फायर के बाद दोबारा टेबल टॉक शुरू की जाए और उसके कोर रीजन को तलाश करने की कोशिश की जाए। खैर, ये कुछ फलस्तीन और इसराइल के हवाले से इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था। एक मिनट जरा रुकिएगा। तो इन खबरों के बाद जी लिंक मैं पब्लिक कर रहा हूं, ठीक है, और ये बड़ा जरूरी है कि ये आपको अपडेट जो है वो स्टार्ट के अंदर दे दी जाती। मेरा इरादा है, जैसा मैंने जिक्र किया था, कि मैं एक प्रोग्राम करूंगा जिस प्रोग्राम में मेरा इरादा है कि एक्सोडस से लेके यानी टाइमलाइन रखी जाए, स्टार्टिंग विद द एक्सोडस, यानी बनी इसराइल के फिरौन की कैद में से छूटना मूसा अलैहि सलाम के थ्रू एंड ऑनवर्ड्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, या फिर हजरत उमर फारूक के जमाने में यरूशलेम की फतह तक। इस हिस्ट्री को हम कवर करने की कोशिश करेंगे और उसके पीछे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है या कोर रीजन है वो ये है कि हमारे लोग आज की तारीख यानी आज के जो वाकयात हैं, कॉन्टेम्परेरी जो इवेंट्स हैं, उनको समझने के लिए माजी में झांक कर देखें कि इस सरजमीन के ऊपर क्या कुछ होता रहा और किस तरह यहूदियों को अगर वो कहते हैं कि हमें निकाला गया, उसके पीछे हकायक क्या थे। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि इस चीज के ऊपर बात करूं। तो लेट्स सी, अगर मौका मिलता है तो हम करेंगे। एक और टॉपिक है वो हिंदुइज्म से रिलेटेड है, उसका भी इरादा है कि वो मैं अगले वेडनेसडे को करूं। लेट्स सी, बीच में कोई भी टाइम मिलेगा, एनीवे एडजस्ट करने की टॉपिक्स को कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि हिस्ट्री का सब्जेक्ट ऑब्वियसली उसको बोरिंग ना बनाया जाए, मकसद लोगों तक बात को पहुंचाना भी है, द सेम टाइम उनका इंटरेस्ट भी डेवलप करना है, क्योंकि हमारे लोग जो हैं वो ऑब्वियसली शॉर्ट्स वर्जन, रील्स वर्जन, छोटी छोटी वीडियोस के वर्जन्स की वजह से एक साइकी क्रिएट हो गई है कि लोग इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स को या इंफॉर्मेटिव जो सब्जेक्ट्स हैं या एजुकेशन पर्पस पर जो बात होती है उसको ज्यादातर लेते नहीं है। तो इसलिए हम उसको थोड़ा सा क्रिस्पी बनाएंगे, थोड़ा स्पाइसी। लिंक मैं करने लगूं पब्लिक, ठीक है जी। और आज जो है हम 1 घंटे की जो कैद स्टार्ट के अंदर मैं लगाता हूं, ये मैं 3 बार ट्राई कर चुका हूं, बल्कि 4 बार अगर मुझे याद है, या मेरे ख्याल से हमेशा से। यानी खास तौर पर आबाद हक लाइव पर जब हमने क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू किया है, कोई भी जाके क्वेश्चन आंसर सेशन का स्टार्ट देखेगा, उस बंदे को पता चल जाएगा कि मैं स्टार्ट में 1 घंटा, आधा घंटा या स्पेशल जो है मैं उनको देता हूं मौका कि नॉन मुस्लिम्स हैं, इस्लामोफोब्स हैं, वो आए। तो अब मैं लिंक जो है उसको ओपन करूंगा, जो जुड़ गया उसको उस तरतीब से लेता रहूंगा, यानी मुसलमान आ जाएं, नॉन मुस्लिम आ जाएं, मैं लेता रहूंगा। और आज मैं देखना चाहूंगा
कि जब मैं स्टार्ट के अंदर मुसलमानों को ले लेता हूं तो नीचे नॉन मुस्लिम या इस्लामोफोब्स आकर कैसे कहते हैं, स्टूडियो फुल है, जगह बनाओ, ये कर देंगे वो। तो पिछले प्रोग्राम्स के अंदर जब मैं स्टेज खाली करता हूं उस वक्त मैसेज भी नहीं आता किसी का। ठीक है, तो लिंक मैं ओपन कर रहा हूं पब्लिक के लिए ताकि कोई भी जुड़ना चाहे वो जुड़े, और मैं फिर देख सकूं नीचे पब्लिक को कि इनमें से स्टेज फुल होने के बाद कौन नीचे शोर डालता है। आपने मुझे बताना है कमेंट्स के अंदर, अगर कोई शोर डाल रहा हो नीचे तो आपने मुझे बताना है कि देखिए आमिर भाई ये कह रहा है स्टेज फुल हो गया फलाना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि जब स्टेज खाली होता है तो ये लोग जुड़ते कोई नहीं, स्टेज फुल होता है तो नीचे आकर शोर डालते हैं, जी स्टेज खाली होता है तो आमिर हक को उड़ा दिया था मैंने, एक को काबू कर गया था मैं, अगर स्टेज मिल जाता मुझे तो एक बार मुझे स्टेज दे दो। वो एक एक घंटा बैठ के जो मैं मुसलमानों को नाराज कर रहा होता हूँ, उस वक्त तो तुम्हारी हवा भी मुझे नहीं छूती है, उस वक्त तो मुझे समझ भी नहीं आती कि तुम जाते कहाँ हो, किस जगह जाते हो। हाँ बल आसान है, जहां से आते हैं वहीं चले जाते हैं, आसान तो यही है ना जी इनके लिए। तो एक तो ये चीज है। दूसरा, लिंक मैं पब्लिक करने लगा हूं तो मैं ये चीज बता दूं, ये मैं इसलिए स्टार्ट के अंदर बोल रहा हूं ताकि वो लोग ना ही जुड़े तो बेहतर है उन लोगों के लिए जो कभी नहीं जुड़ सके। लिंक सब लोगों के लिए ओपन करने का मकसद ये है कि जिन लोगों से कभी पहले बात नहीं हो सकी, जिन लोगों से पहले बात कभी नहीं हो सकी उनको दीजिएगा मौका। जिन मुसलमानों से पहले बात हो चुकी हुई है उनको मैं नहीं लूंगा। तो अगर वो सुन रहे हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो कृपया करके काइंडली उन लोगों को मौका दें जिनसे कभी बात नहीं हो सकी। हम्म, हाँ ये बड़ा जरूरी है। अच्छा, कुछ लोग नीचे कह रहे हैं जी हमें अनब्लॉक कर दें, तो मैं अभी अनब्लॉक कर रहा हूं जी। अगर कोई रह गया हुआ है, अ, मैं देख रहा हूं, अगर कोई मुसलमान ब्लॉक रह गया हुआ है तो मैं उसको अनब्लॉक कर देता हूं, नो वरीज, ठीक है। हाँ मैं कर रहा हूँ, कुछ रह गए हुए हैं, मैं अभी कर रहा हूँ, वो करके फिर ही मैं लिंक पब्लिक करता हूँ ताकि उनके साथ फिर ज्यादती ना हो जाए। जो मुसलमान रह गए हैं ना उनको मैं ओके, ठीक हो गया। ओके, ये तो पुराने पड़े हुए हैं, वही हैं, ले जी। अनब्लॉक कर दिया मैंने उन लोगों को भी जिनको कभी किया हुआ था। आज लिंक के साथ हम कुछ भी नहीं लिख रहे, पिन कर देता हूं मैं, लिंक आ जाता है तो। हाँ, ये पिन हो गया, ठीक है। आ जाए दोस्तों, वो मुसलमान ज्वाइन करें जिन मुसलमानों से पहले बात नहीं हुई हुई, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि हमें कई लोग, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कई लोग हैं वो फिर आके हमें इंस्टाग्राम पे या दूसरे को पे मैसेज कर रहे होते हैं, आमिर भाई आप हमारी बात का जवाब नहीं, आपके लिए टाइम ही नहीं है, आपके लिए ये नहीं है। तो यार फिर इसका हल तो यही है ना कि सब बंदों से तो एक एक करके अलग अलग बात तो नहीं हो सकती, तो टाइम इसी तरह ही मैनेज करेंगे। लाइव स्ट्रीम्स के अंदर कभी मौका मिल जाया करेगा तो बना लिया करेंगे चांस, है चांस पे डांस मार ले, यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं भाई मेरे। यार और मैं देख रहा हूँ, और मुझे कोई, अगर किसी ने आईडी ही नॉन मुस्लिम वाली बनाई हो तो उसका कोई हल नहीं है मेरे पास। जितनी मुसलमान वाली आईडी थी मैंने उनको अनब्लॉक कर दिया, ठीक है मेरे भाई। अरे वाह, नीचे तो रौनक लग गई। अब इनमें से वो लोग खुद ही चले जाएं जिन लोगों से पहले बात हो चुकी हुई है। हाँ जी, ये आपसे रिक्वेस्ट है, जिनसे पहले बात हो चुकी हुई है वो दोस्त चले जाएं। मुझे एक दो आईडीज नजर आ रही हैं जिनसे पहले बात हुई हुई है, ठीक है। तो आपको मैं नहीं ले पाऊंगा, उन्हीं को लूंगा जिनसे मेरी नजर में पहले बात नहीं हुई हुई, ठीक है। लेकिन जी शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट कॉलर जनाब। यार मेरी ऑडियो लो है, नीचे भाई कह रहे हैं ऑडियो लो है, ऐसे ना करेंगे। हैं जी, ऑडियो ठीक है, जरा बता दें। हाँ ठीक है, ऑडियो सही है। अब आपने मुझे नजर रख के बताना है
कि जो बंदा नीचे आके कह रहा है स्टेज फुल है, ये कर दूं वो कर दूं, उसका मुझे आपने लाजमी बताना है, ताकि मैं नजर रखूं कि ये लोग सुनते हैं टाइम पे। हाँ तो ही रिजवान हमारे साथ है मेरा भाई। रिजवान भाई कैसे हैं? हेलो, रिजवान भाई माइक अस्सलाम म्यूट है। वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। और भाई खैरियत? आपसे पहले बात हुई है? आया था बट आपने ब्लॉक कर दिया था उस टाइम पे, आप नॉन मुस्लिम को टाइम दे रहे थे। हाँ जबरदस्त जबरदस्त, हाँ आज बात करते हैं, ठीक है। भाई आपके जी चाहने वाले तो बहुत है भाई। भाई, चाहने वाले दुआ कर दिया करें, बस यही हो सकता है। मैं प्रोग्राम देखता हूँ, बहुत मजा आता है माशाल्लाह। बस एक चीज जाननी है आमिर भाई मेरे को, सैम भाई जी का जी। ऑफिशियल चैनल कौन सा है? सैम भाई का चैनल अभी, यार एक बंदा आया था पीछे सनातनी, वो भाग गया है भाई, वापस आया था। अच्छा कुदरती बात है, उसने ट्राई किया, उसने सोचा स्टेज फुल होगा, जाऊंगा ट्राई करके नीचे छोड़। अब उसको क्या पता था स्टेज में जगह बची हुई है, वो एंटर हो गया, उसने देखो तेरी, ये तो एंटर हो गया, साथ ही छोड़ गया, अब स्टेज फुल हो गया। हम्म। आजा आजा वापस आजा मेरा भाई, जल्दी आजा। सैम भाई का चैनल जो है वो अभी अंडर हाइबरनेशन मोड है, तो जब वो एक्टिव होंगे तो आपको पता चल जाएगा मेरे भाई, इस बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपका कोई सवाल है तो भाई रखते हैं। जी भाई। मेरा सवाल ये है कि मैं भी ये सब चीज़ें पढ़ रहा हूँ अभी। मैं बहुत बचपन से मतलब नॉन मुस्लिम लोगों में रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब काफ़ी कुछ मैंने देखा है, लेकिन मैंने ये सब चीज़ें कभी देखा नहीं था। जब सुन रहा हूँ, बस ये चीज़ें देख रहा हूँ, तो काफ़ी नॉलेज मिल रहा है, इल्म में इजाफा हो रहा है, वो ज़रूरी भी है, क्योंकि काफ़ी बार हमको ऐसी बातें बताई जाती है जिसका हमारे पास काउंटर होता नहीं है हमारी हाँ डेली ठीक है, लाइफ के अंदर। हम ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है भाई। ओके रिजवान भाई, बहुत शुक्रिया। ठीक है, जिनके पास सवाल है मेरा भाई वो ज्यादा प्रेफर जरा करें, ठीक है। दुआएं वगैरह तो हमारी मिलती रहती हैं, अल्लाह आप लोगों को जज़ाय खैर दे। तो स्टेज छोड़ दे जाइएगा। इस्लाम द फाइनल ट्रुथ मेरा भाई है। जी भैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई, पहले बात हुई है हमारी? नहीं भाई, पहली बार समझे। अच्छा पहली बार हो रही है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है आमिर भाई? मैं थोड़ी ईयरपॉड्स सी लगाया गड़बड़ हुआ है। है, सवाल रख लें, थोड़ी सी गड़बड़ है, कुछ सवाल वगैरह को बात है तो बताएं भाई। आमिर भाई, आज मैं मेरा एक पेज है, उसमें मेरे को कमेंट सेक्शन में यही हदीस आई थी, निसाई की 3959। अब आवाज, जरा आप। हेडफोन लगाया हुआ है आपने, क्या लगाया हुआ है? हाँ, हेडफोन लगाओ, ईयरपॉड्स निकाल दूं? हाँ हेडफोन्स निकाल लें, हेडफोन्स निकाल लें। ओके। जी। सुनन नसाई की रिवायत आई है आपके क्लियर आ रही पास? है आमिर भाई? हाँ अब जबरदस्त है, अब जबरदस्त आई है। जी। वो निसाई की एक हदीस है 3959, आप खोल लेंगे प्लीज, मैं फोन से हूँ। हाँ जी बोले, क्या है वो? वो जी। हदीस गालिबन ऐसी है कि वो अम्मा आयशा और हजरत अफसा, मतलब नबी हाँ अलैहि हाँ। सलाम को बोलते हैं कि आप जो आपको चाहिए रहता है वो आ जाता है अल्लाह की तरफ से आपको, मतलब ऐसा ही कुछ मफहूम ऐसा ही था, मेरे को अच्छे से याद नहीं है, नहीं मैं नहीं फोन ऐसे से नहीं हूँ है, ना इसलिए। नहीं नहीं वो हदीस नहीं है, ये वो हदीस नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, ये, मेरी हाँ आपकी ये वो थोड़ी हदीस आवाज कम नहीं आ है, रही है, ये पंखा बंद कर दे जरा। जी ये वो आमिर भाई हदीस बोलिए। नहीं है। हाँ ये वो हदीस नहीं है सुनन नसाई की, ये वो हदीस है जिसमें सूरत तहरीम का शान नुज़ूल बयान किया गया है। अच्छा, ठीक है। हाँ, मगर ये तो अपने वो, औसत से यानी सही बुखारी और सही मुस्लिम के शान नुज़ूल से टकराता है। अच्छा ठीक है। अगरचे सनदन ठीक है, मगर कोई हदीस सनदन ठीक भी हो, तब भी देखा जाएगा कि वो अपने औसक से यानी अपने से ज्यादा ऑथेंटिक हदीस की किताबों से या शान नुज़ूल से टकरा तो नहीं रही। ठीक है, ये चीज है, बस इतनी सी जी, बात है। वो हाँ उसका सवाल ये था कि उस दिन हजरत हफ्सा का टर्न था और नबी अलैहि सलाम उनके स्लेव के साथ थे, ऐसा उसका सवाल था। वो हाँ मेरे हाँ से पूछ रहा था, तो मैं बोला मेरे को इस बारे हाँ, में इल्म नहीं है, मैं पूछ के हम्म, बताता हूँ, तो मैंने आपके हम्म। पास जरा आया। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे कोई भी रिवायत बिल्कुल भी सही सनद के साथ मौजूद नहीं है, यानी अच्छा, सही रिवायत मौजूद नहीं है। अगर आपने डिटेल में इसको पढ़ना है तो शिबली नुमानी साहब ने सीरतुन नबी, एक किताब है शिबली नुमानी की, और दूसरा क्या नाम है उनका, सैयद सुलेमान नदवी, यानी जी शिबली नुमानी और सुलेमान नदवी, ये दो स्कॉलर्स ने कंपाइलेशन की है सीरतुन नबी की। उसमें इस वाक्य को ओरिएंटलिस्ट के ऑब्जेक्शन के तौर पर डील किया है, और उसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे सुनन नसाई की ये रवायत अपने औसक से यानी सही मुस्लिम और सही बुखारी में जो शान नुज़ूल मौजूद है कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खास किस्म का
लुब्रिकेंट था, जो जूस बनता था, जिससे क्या कहना चाहिए, नेक्टर, एक नेक्टर था, यानी एक जड़ी बूटी थी अरब में, उसका नेक्टर था जिसका जूस बनाया जाता था। कुछ लोग कहते हैं शहद था, कुछ लोग कहते हैं नहीं कुछ और जड़ी बूटी थी। तो अल्लाह के रसूल को उसका जो नेक्टर है, वो जूस है, वो पसंद था, तो आप वो पीते थे। तो उस जब आप वो पीते थे तो उस वक्त आप अपनी, यानी आपने डेली रूटीन के अंदर जब अपनी अजवाज के पास चक्कर लगाना होता है, तो आप जब वहां नेक्टर पीते तो उसमें टाइम लगता था, आप वहां बैठते थे। तो उस चीज में हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने और हजरत हफ्सा ने ये बात कही कि आपके मुंह से, यानी मुंह मुबारक से कुछ ना बदबू सी आती है, तो आप क्या खाते हैं? तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो इस टाइम के ऊपर ये एक नेक्टर है, ये पीता हूं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा पता नहीं फिर ये आपसे, जब आप वहां से होके आते हैं तो आपके मुंह से ये बू आती है। ये हजरत आयशा और हजरत हफ्सा ने ये बात कही। तो अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना तहारत का और पाकीज़गी का और खुशबू का ख्याल रखते थे कि आपने आज के बाद मैं इस शरबत को अपने ऊपर हराम करता हूं, ठीक है। उस पर सूरह तहरीम उतरी थी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमू मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्ज़ात अज़वाजिक। ऐ नबी, आप कैसे हराम कर सकते हैं उस चीज को जिसको अल्लाह ने हलाल कर दिया है? क्या आप अपनी बीवियों की खुशनुदी चाहते हैं? अब ये उन चंद आयतों में से हैं जिससे आपको पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान लिखा होता तो ये आयत ना आती। अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुरान लिखते होते, मैं उसकी वजह आपको बताता हूं। एक मेल में, ये साइकोलॉजिकली एक बात कर रहा हूं, जो मेल होता है ना, उसकी सबसे बड़ी ईगो ये होती है जब वो फीमेल के ऑपोजिट अपने आप को समझता है, फीमेल के ऑपोजिट। और फीमेल टॉप जगह पर जब आपको एक कंपटीशन फील होता है, वो होता है मियां बीवी का। खामद हमेशा अपनी बीवियों पर अपनी बीवी पर अपना रोब और दबदबा चाहता है। रोब और दबदबा नॉट इन अ सेंस कि वो उसको हकीर समझता है। रोब और दबदबा मुराद यह है कि डिसिप्लिन रखने के लिए, अपने आप को इंचार्ज रखने के लिए, अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए। तभी तो सोसाइटी के अंदर वो अपनी फैमिली को सिक्योर भी कर सकता है और घर को बचा भी सकता है शरारतों से और गलत चीजों से और गुमराहियों से। अब अजीब बात तो ये है कि कुरान में ये लफ्ज आ जाना, तब तगी मर्ज़ात अज़वाजिक, ए नबी क्या तू अपनी बीवियों की रजामंदी तलाश करता है? ये इतनी खतरनाक बात थी कि अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात से कुरान लिखते होते तो बीइंग अ मेल, अगर नाउज़ुबिल्लाह झूठे थे एक मिनट के लिए जो ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुरान लाते थे, तो बीइंग अ मेल ये चीज जचती नहीं है कि वो कुरान के अंदर ये लिख देते हैं कि मैं अपनी बीवियों की रजामंदी चाह रहा था, यानी अपनी बीवियों से इन्फ्लुएंस हो गया। आप समझ रहे हैं? यानी एक मर्द, यानी मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अंदर एक लफ्ज बोला जाता है रन मुरीद, एक लफ्ज बोला जाता है। उसका मतलब क्या होता है कि ये अपनी बीवी के नीचे लगा हुआ है। तो ये अपनी बीवी के नीचे लगा है, यानी अपनी बीवी, हाँ, जोरू का गुलाम बोलते हैं, इसकी बात बोल दी जाती है हमारे यहाँ। ये मर्द को इज्जत के लिए नहीं बोला जा रहा होता, बल्कि उसको कमजोर बताने के लिए जी। अब कोई बंदा कितना ही अपनी बीवी के सामने कमजोर क्यों ना हो, कितना ही कमजोर क्यों ना हो, है? मगर आप देखोगे कि अपने दोस्तों के अंदर वो हमेशा अपना स्ट्रांग होना, अपना मैनली होना, ठीक है ना, एक मैनली ईगो ये उसके अंदर पाई जाती है। अपने दोस्तों में बताता है मेरी बीवी तो मेरी बड़ी फरमाबरदार, मेरे ऐसे, मेरा ये, मेरा वो, अपनी धाक बिठाने के लिए कि मेरी जो शादी है वो बड़ी सक्सेसफुल है, उसमें मैं इंचार्ज हूं, मैं टेक ओवर किया हुआ हूं। ये एक साइकी है मर्द की, और ये पूरी दुनिया में पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट के अंदर है, ये वेस्ट के अंदर भी ऐसे ही है कि मर्द चाहता है कि औरत उसके कंट्रोल में रहे। ऐसे ही मिडिल ईस्ट में भी है, ऐसे ही पूरी दुनिया के अंदर है। जहां जहां मेल फीमेल साइकोलॉजी पाई जाती है और वो हो नॉर्मल, हाँ ये जरूरी है, हो नॉर्मल, तो यही साइकी पाई जाती है। अब ये सारी चीज बयान करने का मकसद ये है, एक मिनट के लिए सोचें कि अगर कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बनाया होता ना, सूरह तहरीम की ये इब्तदाई आयात